डेल्टा फोर्स द्वारा प्रायोजित है। डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट इकाई है जो आतंकवाद विरोधी और विशेष मिशनों के लिए है, और इसे 1977 में कर्नल चार्ल्स बेकविथ द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटेन की SAS कितनी प्रभावी है और महसूस किया कि अमेरिका के पास ऐसा कोई समकक्ष नहीं है। यह अपनी बेहद कठिन चयन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। इसके सबसे कठिन हिस्सों में से एक को लॉन्ग वॉक कहा जाता है, जो कि उबड़-खाबड़ इलाके में 40 मील की मार्च होती है। उम्मीदवारों को समय सीमा नहीं बताई जाती और केवल प्रशिक्षकों को कट ऑफ पता होता है। लगभग 120 उम्मीदवारों में से अक्सर 15 से भी कम पास होते हैं। इनका सबसे पागलपन भरा मिशन 1993 में ऑपरेशन गॉथिक सर्पेंट के दौरान सोमालिया में हुआ था, जिसे ब्लैक हॉक डाउन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा ने रात भर लड़ाई लड़ी ताकि गिरे हुए हेलीकॉप्टर क्रू को बचाया जा सके, और 2 ऑपरेटर्स, मास्टर सार्जेंट गैरी गॉर्डन और सार्जेंट फर्स्ट क्लास रैंडी शुगर्ट, ने एक क्रैश साइट की रक्षा करने के लिए स्वेच्छा से वॉलंटियर्ड किया और दर्जनों लड़ाकों को रोके रखा जब तक कि वे मारे नहीं गए। उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने ही सद्दाम हुसैन को एक अंडरग्राउंड स्पाइडर होल में छुपा हुआ पाया था। जिस ऑपरेटर ने उसे पाया, उसने उसे अपनी राइफल से मारा, उसकी पिस्तौल ले ली और उसे जिंदा बाहर खींचा। 2006 में डेल्टा ने अल-कायदा इन इराक के नेता अबू मुसाब अल जरकावी को एक फार्म हाउस में ट्रैक किया और एक एयर स्ट्राइक बुलाकर उसे मार गिराया। हाल ही में 2019 में डेल्टा ने एक छापा मारा जिसमें ISIS के नेता अब्बू बकर अल बगदादी को सीरिया में उसकी कंपाउंड में घेर लिया गया, जिसने फिर एक सुरंग में भागकर खुद को सुसाइड वेस्ट से उड़ा लिया। हालांकि डेल्टा के कई मिशन अभी भी गोपनीय हैं। स्पेट्सनाज़ GRU। स्पेट्सनाज़ GRU की स्थापना 1949 में शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान की गई थी, ताकि युद्ध शुरू होने से पहले ही आपूर्ति मार्गों को बाधित किया जा सके और प्रमुख नेताओं की हत्या की जा सके। हालांकि उनकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से हुई थी, जब सोवियत संघ ने दुश्मन के क्षेत्र में छोटे अत्यधिक प्रशिक्षित दल भेजे थे जो तोड़-फोड़ और जासूसी करते थे। 1968 में जब सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तो उन्होंने प्राग के मुख्य हवाई अड्डे को बिना एक भी गोली चलाए नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट विमान को आपात लैंडिंग वाला दिखाया और जमीन पर उतरते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर धावा बोल दिया और नियंत्रण ले लिया। उनके सबसे पागलपन भरे मिशनों में से एक शीत युद्ध के दौरान हुआ था, जब केवल 9 GRU ऑपरेटर्स ने कंबोडिया में एक अमेरिकी एयरबेस में प्रवेश किया। उनका लक्ष्य एक नया एक सुपर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर पकड़ना था। उन्होंने उसे चुरा लिया, सोवियत यूनियन भेजा अध्ययन के लिए और बाकी बचे हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर दिया और फिर वापस चले गए। जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तब भी स्पेट्सनाज़ GRU सक्रिय रहे। उन्होंने 2 चेचन बटालियनों वोस्टॉक और ज़ापाड का निर्माण किया। वे लिटिल ग्रीन मैन का भी हिस्सा थे। वे रूसी सैनिक जो मास्क पहने हुए और बिना पहचान के यूनिफॉर्म में थे, जिन्होंने 2014 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में क्रीमिया को नियंत्रण में लिया। वर्तमान रूसी आक्रमण में यूक्रेन के खिलाफ उन्हें यूक्रेनी नेताओं की हत्या जैसे खतरनाक मिशनों पर भेजा गया, जिनमें राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे। ये मिशन विफल रहे और भारी लड़ाई के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ। 2022 के अंत तक कुछ ब्रिगेड ने अपनी 75% तक की सेना खो दी थी। ग्रोम इस बेहद जटिल नाम का संक्षेप है, पोलैंड की शीर्ष विशेष मिशन इकाई है और NATO में सबसे सम्मानित में से एक है। आधिकारिक तौर पर इसे सैन्य इकाई 2305 कहा जाता है और इसे 13 जुलाई 1990 को बनाया गया था, जब लेफ्टिनेंट कर्नल सुआमिर पेडिलिकी लेबनान में एक खतरनाक मिशन से लौटे थे, पोलिश राजनयिकों और नागरिकों की रक्षा करने के लिए। पोलैंड के प्रसिद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के साइलेंट अनसीन पैराट्रूपर्स से प्रेरित होकर पेडिलिकी ने एक ऐसी बल का निर्माण किया जो नागरिकों को बचा सके, आतंकवाद से लड़ सके और विदेशों में
उच्च जोखिम वाले मिशन कर सके। पहले सदस्य पोलैंड की सबसे अच्छी सैन्य और पुलिस इकाइयों से आए थे और उन्हें अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स और ब्रिटेन की एसएएस द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। सभी ऑपरेटरों को कम से कम 2 भाषाएं बोलनी होती हैं और उनमें से लगभग सभी कॉम्बैट मेडिक के रूप में प्रशिक्षित होते हैं, जिससे उन्हें सर्जन उपनाम मिला। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से तब जाने गए जब 2003 में इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अमेरिकी नेवी सील्स के साथ काम किया। बगदाद में उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन रेड्स किए और CIA और JSOC इकाइयों के बीच अपनी तेजी और आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध हो गए। अफगानिस्तान में ग्रोम ने टास्क फोर्स 49 में भाग लिया और उन पर केवल पाकिस्तान में प्रवेश करने की पाबंदी थी। अब तक उनके पास लगभग 250 कुलीन सदस्य हैं और ये सबसे कठिन सैन्य इकाइयों में से एक है जिसमें शामिल होना पड़ता है। एक साइड नोट पर, अगर आप यह देख रहे हैं तो आप शायद सैन्य संबंधित विषयों में रुचि रखते हैं, तो मेरे पास कुछ हो सकता है जो आपकी रुचि का हो। आज का वीडियो प्रायोजित है वॉर थंडर द्वारा, जो अब तक का सबसे व्यापक वाहन युद्ध खेल है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 2500 से अधिक मशीनों, टैंकों, विमानों, हेलीकॉप्टरों और यहां तक कि युद्धपोतों में से चुन सकते हैं जो 10 प्रमुख विश्व शक्तियों से हैं। यहां मूलतः 1920 के दशक की क्लासिक्स से लेकर आज के युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक आधुनिक वाहनों तक सब कुछ है। वॉर थंडर की ताकतों में से एक इसकी यथार्थता, इमर्सन है। अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी ग्राफिक्स, विस्तृत वाहन और प्रामाणिक ध्वनि प्रभावों के कारण आपको लगेगा जैसे आप वहीं हैं। मेरे अनुसार सबसे शानदार पहलू यह है कि यहाँ हिटबॉक्सेस कैसे काम करते हैं। अधिकांश खेलों में आपको सिर्फ एक सामान्य स्वास्थ्य पट्टी, हेल्थ बार मिलती है, जबकि वॉर थंडर में आप वास्तव में दुश्मन के हथियार को गोली मार सकते हैं और उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाहनों के हर व्यक्तिगत हिस्से को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इस पर निर्भर करता है कि वह कितना संरक्षित है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के गोले और मिसाइलें चाहिए होती हैं, बिल्कुल असली जीवन की तरह। अगर यह सब कुछ आपको दिलचस्प लगता है तो आप इस गेम को मुफ्त में आजमा सकते हैं और 70 मिलियन से अधिक लोगों के साथ PvP लड़ाइयों में शामिल हो सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सिर्फ PC और कंसोल पर ही नहीं बल्कि मोबाइल डिवाइसों पर भी खेल सकते हैं। अगर आप PC या कंसोल पर हैं और आपने या तो कभी नहीं खेला है या कम से कम 6 महीने से नहीं खेला है, तो जब आप मेरे लिंक से साइन अप करेंगे तो आपको एक बड़ा बोनस पैक मिलेगा जिसमें शामिल हैं कई प्रीमियम वाहन, एक विशेष वाहन सजावटकर्ता जिसका नाम है ईगल ऑफ वेलर, 1 लाख सिल्वर लाइन्स और 7 दिन का प्रीमियम अकाउंट। वॉर थंडर को इस वीडियो को प्रायोजित करने के लिए धन्यवाद। GING, नेशनल जेंडार्म इंटरवेंशन ग्रुप, फ्रांस की शीर्ष आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव इकाई है और इसे 1973 में बनाया गया था, जब म्यूनिख ओलंपिक्स नरसंहार ने दिखाया कि अधिकांश देश आधुनिक आतंकवादी खतरों के लिए तैयार नहीं थे। यह शुरू हुआ केवल 15 सदस्यों के साथ जो क्रिश्चियन प्राउड के नेतृत्व में थे, लेकिन यह लगभग 1000 की एक ताकत में बदल गया। इनके अधिकांश मिशन गुप्त होते हैं और ऑपरेटर्स के चेहरे शायद ही कभी दिखाए जाते हैं, लेकिन इनके कुछ ऑपरेशन इतने अविश्वसनीय थे कि ये प्रसिद्ध हो गए। उदाहरण के लिए, वे दिसंबर 1994 में एयर फ्रांस फ्लाइट 8969 की मार्से में हुई हाईजैकिंग के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुए। अल्जीरिया के आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप के 4 सशस्त्र सदस्यों ने विमान पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने इसे एफिल टावर में टकराने की योजना बनाई थी। 3 दिनों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद GIGN ने लाइव टीवी कैमरों के सामने विमान पर धावा बोल दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने सभी 4 हाईजैकर्स को मार गिराया, सभी 173 यात्रियों और क्रू को बचा लिया और उनके 9 ऑपरेटर्स घायल हुए। यह उच्च जोखिम वाले बचाव अभियानों का एक दुर्लभ उदाहरण है जहां हर बंधक जीवित बचा। यह यूनिट दुनिया की सबसे कठिन यूनिट्स में से एक मानी जाती है,
जिसमें शामिल होना बेहद मुश्किल होता है। केवल लगभग 7 से 8% उम्मीदवार ही 14 महीने की ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। उन्हें बातचीत और संकट कूटनीति, क्राइसिस डिप्लोमेसी में भी प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि GIGN केवल हथियार शक्ति पर नहीं बल्कि सटीकता और संयम को प्राथमिकता देता है। इस सिद्धांत के प्रतीक रूप में हर नए सदस्य को एक 6 गोलियों वाला रिवॉल्वर दिया जाता है, जो अनुशासन और केवल आवश्यक बल प्रयोग के सिद्धांत का प्रतीक होता है। ग्रीन बेरेट्स। ग्रीन बेरेट का आधिकारिक नाम है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस और इसे 1952 में द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी कर्नल आरोन बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। इनकी मुख्य विशेषज्ञता है दुश्मन की रेखाओं के पीछे असामान्य युद्ध लड़ना। इसीलिए हर सैनिक को एक विदेशी भाषा सीखनी होती है और उन क्षेत्रों की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझना होता है जहां वे काम करते हैं। इन्हें 5 एक्टिव ड्यूटी ग्रुप्स और 2 नेशनल गार्ड ग्रुप्स में विभाजित किया गया है और हर ग्रुप का ध्यान एक अलग क्षेत्र पर केंद्रित होता है: प्रशांत, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ग्रीन बेरेट्स ने वियतनाम युद्ध के बाद से लगभग हर बड़े अमेरिकी ऑपरेशन में भाग लिया है, लेकिन इनका एक सबसे प्रसिद्ध मिशन 2001 के अंत में हुआ, 9 नवंबर के तुरंत बाद। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के शुरुआती चरण में एक छोटी ग्रीन बेरेट टीम ने तालिबान विरोधी लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। आधुनिक वाहन उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में घोड़ों पर चढ़कर लड़ाई की और अमेरिकी हवाई हमलों को निर्देशित करने के लिए लेजर डिजाइनेटर का उपयोग किया। इससे केवल कुछ ही हफ्तों में तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया और यह मिशन इतना प्रसिद्ध हुआ कि न्यूयॉर्क सिटी में हॉर्स सोल्जर की प्रतिमा बनाई गई। ग्रीन बेरेट को आधिकारिक रूप से 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा मान्यता दी गई थी, जिनका इस यूनिट से गहरा जुड़ाव था। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार के समय एक ग्रीन बेरेट उनकी ताबूत पर अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया। GSG-9 डेयर बुंडेसपोलिजाई, डेयर बुंडेसपोलिजाई जर्मनी की आतंकवाद निरोधक और विशेष अभियानों की यूनिट है और यह भी फ्रेंच GIGN की तरह ही 1972 म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड के बाद बनाई गई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जर्मन सेना को देश के अंदर काम करने की अनुमति नहीं थी। सरकार ने खतरनाक हालात से निपटने के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस इकाई बनाने का फैसला किया। उनका पहला मिशन 1977 में ऑपरेशन फायरमाउथ, ऑपरेशन फॉयरज़ाउबर था, जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 4 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने लुफ्थांसा फ्लाइट 181 को हाईजैक कर लिया था और रेड आर्मी फैक्शन के कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक विमान ने मध्य पूर्व के अलग-अलग हवाई अड्डों पर उड़ान भरी। आखिरकार विमान मोगादिशु, सोमालिया में उतरा, लेकिन उसी रात सोमाली बलों ने बाहर एक डायवर्जन, ध्यान भटकाने की रणनीति बनाया, जबकि करीब 60 GSG-9 कमांडोज